देखो, आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। ये पेपर आया अलवर, मतलब अलवर डिस्ट्रिक्ट में पेपर हो गया। तो उसका मैक्सिमम सॉल्यूशन मैंने देने की कोशिश की है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देखना। आपका आधा घंटा ज़रूर जाएगा, मैं सभी से बोल रहा हूँ, है ना। तो इस वीडियो को देखोगे तो काफ़ी कुछ आप लोग कल कर पाओगे पेपर में। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए सारी वीडियो को एक बार ढंग से देख लो। मुश्किल से आधा घंटे का वीडियो, इसको ढंग से देखना। पूरे क्वेश्चंस तो नहीं करवाए, आधे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, वो अच्छे से आप लोगों को आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। का क्या है, तो यहाँ पे इस तरह का ही पेपर कल शायद आपको देखने को मिले। तो इसके आंसर बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है आदर्श विलयन का गुण। तो आपको बताया था मैंने, विलियन के अंदर दो प्रकार के विलियन होते थे। ऐसे तो बहुत सारे डेफिनेशन वगैरह बताती है, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। तो आदर्श विलियन के लिए कौन कौन से गुण बताए थे मैंने, कि ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो पहला है, ये राउल्ट के नियम को मानता है, और जिसका डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होता है, जीरो। ये भी है इसमें, और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। मतलब तीनों के तीनों गुण किसके, आदर्श विलियन के। अगर अनादर्श विलियन पूछा जाता तो अपन बोलते ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट जीरो होता वहां पे, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। ये किसके गुण हो जाते हैं, अनादर्श विलियन के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो यहां पर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, जिसमें विलियन की सांद्रता। देखो, कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं, वहां पर मोलरता और नॉर्मलता दो तरह की इकाइयां आती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला है कि मास अपन मोलर मास, तो 4/40। NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40। अगर वैसे जो क्षार होता है, क्षार की अपन सांद्रता नॉर्मलता में देखते हैं वैसे, और मोलरता में पूछता था, पर इसमें क्या कन्फ्यूजन है, आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वो गलत तो नहीं है, सही है। 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं और 2-3 सही हो सकते हैं, और यहाँ 1000/500 आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करोगे, 500 एकम 500, 500 दो 1000, 4 एकम 4, 4 ढाई 40, तो 2/10 बैठता है, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। जब एक में 5 का भाग दोगे तो आएगा ये 0.2 आएगा। क्या आएगा, 0.2। अब 0.2 वाले 3 ऑप्शन है इसमें, मोलरता भी सही मान सकते हैं अपन, अगर मोलरता में पूछा गया है। उसने ये अपन को डिफाइन नहीं है कि मोलरता पूछ रहा है या नॉर्मलता पूछ रहा है, तो इसमें दोनों आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, तो 0.2 आएगा इसका। 0.2 नॉर्मलता अगर पूछ रहा है तो नॉर्मलता, अगर मोलरता पूछ रहा है तो मोलरता, क्योंकि अपन को पता है NaOH की नॉर्मलता और मोलरता दोनों समान होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखो पेपर में थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग है, तो आप उस पर गौर मत करना कि क्या मिस प्रिंट है और क्या नहीं है। अपन को उनसे मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ अपने क्वेश्चनों से मतलब रखना है ना बच्चों। एक बार पूरे वीडियो को देखना, कुछ न कुछ मिलेगा आप लोगों को। अगला अपना जो अगला क्वेश्चन है, इसमें मैं इसकी बात कर रहा था, अभिक्रिया के वेग नियतांक की। अब इसमें आप लोगों को पता ना, अगर अपन को क्या देता, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ इसका वेग स्थिरांक की यूनिट देता ना, तो अपन पहचान पाते। अब यहाँ दे ही नहीं रखा, तो आप लोगों के सामने इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो सीधा सीधा उसका इनवर्स, सेकेंड इनवर्स आ जाता, तो अपन बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर यहाँ पर इस तरह की यूनिट आती, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, एक यूनिट ये होती है, और एक होती है मोल इनवर्स, लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर ये आ जाए तो अपन बोलते हैं जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया, और अगर ये आ जाए तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और अगर ओनली सेकेंड इनवर्स दे रखा है तो अपन बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो, इसमें अगला जो क्वेश्चन है, आर्यनीय समीकरण। तो आर्यनीय समीकरण मैंने आप लोगों को बताया था, आर्यनीय समीकरण होता क्या है। आर्यनीय समीकरण देखो, के बराबर ए ई एक्सपोनेंशियल ई ए अपॉन आर टी, और मैंने आप लोग को बताया भी था ए क्या है, ई क्या है, पूर्व चरघातांकी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सब अपन ने बातें कर ली थी। आगे देखो अपना ये अगला क्वेश्चन, देखो इसमें कि निम्नलिखित से किस यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है। तो चुंबकीय आघूर्ण आप लोग को पता है ना, एक सूत्र बताया था, म्यू बराबर √n+2। तो यहाँ पर वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट 3+ है। तो जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आयरन हो जाएगा। आयरन के अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर जब रखोगे
तो इसका चुंबकीय गुण का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CrCO6, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम भी आप लोग बता सकते हो, कोबाल्ट है, कार्बोनिल है। और कार्बोनिल कैसा लिगेंड होता है तो आपको पता ही है कैसा होता है, कोई बताओ, कमेंट्स करके बताना मेरे को कार्बोनिल कैसा लिगेंड है। वैसे मैं बता देता हूँ, उदासीन लिगेंड होता है ये। तो इसकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना आप, तो x-0 बराबर 0। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उदासीन लिगेंड की 0 होती है, x+0 करोगे और इधर भी 0 करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसमें आंसर में देखो ये हो जाएगा 0, तो आप लोग को पता ही है। अब अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बताऊँ मैं, अपन एक जो है बायो, इसमें से एक चैप्टर अपना 10वां नंबर का चैप्टर, उसके अंदर अपन को देखने को मिलेंगे जो क्लोरोफिल होता है उसमें तो पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन पाया जाता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। Mg, ठीक है। और अगर यहाँ हीमोग्लोबिन दे देता, वो हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। मेरी टेबल हिल रही है। आयरन, Fe, ठीक है। और जो ये है कोबाल्ट, ये किसमें पाया जाता है? साइनोकोबालेमिन या विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो आप लोग को पता ही अभिक्रिया कौन सी है, मैंने आप लोग को बताया था, CH3 CH2 CH3 एल्कोहलिक क्यों आ जाता है जब क्या होता है, ये तो आपको पता ही है ना। 1,2 विलोपन बताया था, बीटा विलोपन अभिक्रिया। और सेट जे प्रोडक्ट बताया था, एक H इधर से निकल सकता है और एक H इधर से निकल सकता है। कौन सी एल्किन ज़्यादा मात्रा में बनती है, तो अपन को पता है जिस एल्किन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, जिसमें शाखाएं ज़्यादा होती है। तो इसमें आप लोग देखोगे तो कौन सा ऐसा से वाला। और ये रिएक्शन अपन ने कॉपी में कर रखी है, तो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग आराम से कर लोगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो आप लोग जितना रिवाइज करोगे ना, और एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना जिससे कल आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन है फिनोल। फिनोल वाला चैप्टर भी अपने पढ़ा नहीं, एल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर है उसमें। तो फिनोल जो होता है, फिनोल क्या होता है आप लोग को मैं बता दूं, ये फिनोल होता है। फिनोल, इसकी जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, जैसे जरा जिंक डस्ट को बोलते हैं, तो यहाँ पर ये बनता है बेंजीन बनती है। इसमें क्या बनता है? बेंजीन। जिंक ऑक्साइड इसमें बाहर निकल जाता है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? बेंजीन, ठीक है भाई। फेलिंग फ्रिक्शन से प्राप्त निम्नलिखित किसी यौगिक के बनने के कारण आता है, Ag2O Cu2O। एक बार मैं देख के बता दूंगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। ये भी अपना जो एमएन वाला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे अपना, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण होता है। लवण किस प्रकार की? तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, इसमें हेलोजन परमाणु उसको अपन रिप्लेस करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दिखाएगा। और इनकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो अपन देखेंगे। यहाँ पर हेलोजन की जगह क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो अपन आगे देखेंगे। डाइएजोनियम लवण की अभिक्रियाएं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 11वां हो गया ना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एनिलीन की ब्रोमीन जल से क्रिया करवाने पर क्या बनता है? एनिलीन, तो आप लोगों को मैं बता दूं एनिलीन होता क्या है। ये एनिलीन होता है, अपन ने पढ़ा भी होगा। एनिलीन की ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो क्या बनता है। ये बेंजीन है, एनिलीन, और 2, 4, 6
इन तीनों स्थितियों पर ब्रोमीन लग जाता है और ये बन जाएगा अपना 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन बन जाता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन था अपना, डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम बताओ। तो देखो डीएनए जो होता है ना, इसमें क्या क्या होता है आप लोग को थोड़ा सा मैं बता दूं। ये वाला चैप्टर क्या अपन ने भी पढ़े नहीं, इसलिए थोड़ा डाउट आ रहा है। अब डीएनए के मैं सारे ही बता देता हूँ क्या क्या होता है। एग्रीकल्चर वालों को तो मैंने बता दिया था। देखो आरएनए और डीएनए, अगर अपन बात करें शुगर की, अपने जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना, न्यूक्लिक अम्ल्स, उनमें दो प्रकार के, एक तो होता है अपना डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, इन दोनों में दो प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। तो पूछ रहा है डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम। तो डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये दो क्षारक होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब प्यूरिन के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एडिनिन और एक होता है गुआनिन। ये तो आरएनए में भी पाया जाता है और डीएनए में भी पाया जाता है। मतलब एडिनिन और गुआनिन तो सब में पाए जाते हैं। प्यूरिन क्षारक, एडिनिन, गुआनिन और पिरिमिडिन क्षारक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? साइटोसिन, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया था, बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग तरीके से। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक। जबकि अपन को पूछा डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम, तो डीएनए के अंदर मिलता है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन। अगर आरएनए में पूछ ले तो अपन आरएनए में बोलेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन के स्थान पर वहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, एक बार दोबारा बता दूँ आपको, आरएनए और डीएनए के अंदर, डीएनए में अगर पूछ लिया जाए तो इसमें देखो प्यूरिन और पिरिमिडिन आप लोगों को मैंने बता ही दिया। प्यूरिन क्षारक तो कौन कौन से होते हैं? ये तो दोनों में सेम पाए जाते हैं, एडिनिन और एडिनिन, सॉरी, एडिनिन और गुआनिन। एडिमिन नहीं है, एडिनिन है ना। और यहाँ होता है साइटोसिन और थाइमिन। अगर आरएनए पूछ लिया जाए ना, आरएनए में कौन कौन से क्षारक होते हैं, तो प्यूरिन तो एडेनिन, गुआनिन है और यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा ओनली। क्या आ जाएगा? यूरेसिल। ये अपना ये वाले क्षार हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है? आगे है वसा में उपस्थित विटामिन के नाम। तो देखो यहाँ पर विटामिन अपन देखेंगे, विटामिन का वर्गीकरण देखेंगे, ए बी सी डी ई के। तो आप लोगों को यहाँ पर फिलहाल मैं बताऊंगा वसा में उपस्थित विटामिन होते हैं ए डी ई के। इनके अलावा सब के सब जल में घुलनशील हो जाते हैं। तो वसा में उपस्थित विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के किसमें होते हैं? वसा में। बाकी सब किसमें होते हैं? जल में। अब अगला क्वेश्चन, अपचायी शर्करा किसे कहते हैं? आपको जो नोट्स दे रखे हैं मैंने, तो उसमें मिल जाएगा आपको, पेनल्टी पढ़ने वाला है। तो अपन बोलेंगे कि वे शर्कराएं जो फेलिंग, विलियन और टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर सके, उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं। और ये अपन डिटेल में समझेंगे, मैं आऊँगा आपको जब अपन जब क्लास में पढ़ेंगे वो ढंग से पढ़ लेंगे अपचायी। अभी तो यहाँ पर आप लोग ये याद रख लेना कि वे शर्कराएं जो फेलिंग, विलियन और टोलेन अभिकर्मक को आसानी से अपचयित कर सकती है, उनको अपन अपचायी शर्करा के नाम से जानते हैं। फिलहाल इतना याद रखना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगली है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया आपको पता है ना, 3-4 तरह की अभिक्रियाएं बताई थी मैंने। देखो स्वार्ट अभिक्रिया, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। तो अपन ने बोला था कि वे अभिक्रियाएं जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं ना, क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड। RX एल्किल हैलाइड की अगर
यहाँ पर हेलोजन परमाणु होता है, उसमें अपन फ्लोरीन अगर जोड़ना हो, क्या फ्लोरीन जोड़ना हो तो AgF2, एक पढ़ा था ना अपन ने, धात्विक फ्लोराइड्स जितने भी होते हैं उनके साथ जब इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये RF बन जाता है, और ये जो अभिक्रिया होती है वो स्वाट अभिक्रिया होती है। अगर अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaI और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन की उपस्थिति में करवाते थे, वो फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया होती थी। कौन सी? फिंक्लेस्टाइन। ठीक है, याद आ रही होगी आप लोगों को, ये तीनों अभिक्रियाएं देख लेना, इनमें से एक आध अभिक्रिया जाएगी। उसके अलावा आपने देखो कौन कौन सी बताई थी, मैं अभिक्रियाओं के नाम लिख रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग देख लेना आज। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिग और फिटिग, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। वुड्स अभिक्रिया में तो क्या था, RX2Na। वुड्स फिटिग में क्या था, RX2Na प्लस एरिल हैलाइड। क्या बताया था, एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट बनता था ये बनता था। और फिटिग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड लेते थे दोनों तरफ, ARX प्लस 2Na, ये वाली अभिक्रिया पढ़ते थे अपन, और इसमें ये बन जाता था, ये आ रहा। तो ये जो रिएक्शंस अपन ने देखी थी, यहाँ से रिएक्शन आने के चांस है तुम्हारे पास। और जो चैप्टर मैंने ढंग से पढ़ा है उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोग। हाफ ईयरली के हिसाब से अपन को तैयारी रखनी है ना, ऐसा नहीं उठ के आ जाओ ऐसे ही बिना पढ़े लिखे, तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा। अच्छे बच्चों की तरह आज पढ़ के आना, और एक बार इस वीडियो को देख लोगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। आगे देखो, प्रासरण दाब को परिभाषित करो। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपकी कॉपी में अच्छे से डिटेल्स में लिखवा रखा प्रासरण दाब क्या होता है, और एक अणुसंख्यक गुणधर्म में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने देख ही ली थी। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 प्रकार की अपन ने अणुसंख्यक गुणधर्म देखे थे, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, तो उसको भी देख लेना। कोलराउस नियम ये भी अपन ने देख लिया था। ठीक है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो संक्रमण तत्व मैंने बता दिया था, संक्रमण तत्व क्या होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, और इन्हें संक्रमण तत्व क्यों बोला था ये भी मैंने बता दिया था आपको। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में इनको रखा जाता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इनके कौन कौन से गुण थे उनको अपन ने देख लिया था। संकुल आयन किसे को बोलते थे ये भी मैंने बता दिया था, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उस पर कोई भी चार्ज लग जाता है ना, तो उनको संकुल आयन बोलते थे। उपसहसंयोजक क्या होती है, संख्या क्या होती है, तो केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ जितने लिगेंड लगे होते हैं उनको उपसहसंयोजक संख्या के नाम से जाना जाता है। शुष्क इत्र, ये वाली देखो वुड्स अभिक्रिया है भैया। कौन सी अभिक्रिया, 21वां वुड्स अभिक्रिया, जो भी अपन ने पढ़ा था ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक 1 के 2 मोल, तो एक यौगिक कौन सा हो गया, वो एल्किल हैलाइड हो गया। 2 मोल अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं, तो एथेन बना देंगे भैया, है ना। CH3X ले लेना, मेथिल हैलाइड ले लोगे आप लोग तो एथेन बन जाएगा। उस यौगिक का समीकरण CH3X या CH3Cl लेके रिएक्शन को करवा देना। कार्बोनिल एमिन अभिक्रिया अपन ने पढ़ी नहीं है तो समझ में आएगी नहीं, अभी समझाने का कोई फायदा है नहीं यहाँ पे। और इसके अलावा जो चीज़ें अपन ने पढ़ी है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको रिवाइज में ये करवा रहा हूँ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस अपन ने अच्छे से देखी थी। आप लोग कैसे भी करके देख लेना, इसका एक वीडियो शायद मैंने पहले डाल रखा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करो, अगर नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता देना इस वीडियो के जस्ट बाद कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक हमको डालो, मैं डाल दूंगा। यहाँ पर एक अभिक्रिया का वेग ये दे रखे हैं, सभी क्रिया की कोटि बताओ, तो ये दोनों को जोड़ देना, 1/2 प्लस 3/2 को जोड़ोगे तो आप लोग को अभिक्रिया की कोटि का पता चल जाएगा। और ये जोड़ने में ज़्यादा समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 आएगा, 1.5 में आधा जोड़ोगे तो अभिक्रिया की कोटि की कैसी हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। आणविकता और कोटि में अंतर मैंने अंतर लिखवा रखे हैं, वो भी अच्छे से आप लोग कर लेना। IUPAC नाम आप लोग बता ही दोगे इनके, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं सर बताना ही पड़ेगा तो लो भाई, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा इसका, अनुलगन आएगा। क्या आएगा, अनुलगन ओल का। तो प्रोपेन या प्रोपिन, प्रोप 1 in 3 ओल, ठीक है। 1 2 3 डाइओल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, IUPAC नाम ही हो जाएगा। फिनोल की अभिक्रियाएं, इनको आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जितने क्वेश्चंस अपन ने कर लिए ना उनको आप लोग अच्छे से कर लो, ठीक है। जो जो चैप्टर अपन ने पढ़ लिए उन चैप्टर्स के आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर करोगे
तो काफ़ी चीज़ें आपको हो जाएगी। और पेपर में खाली कुछ भी मत छोड़ना, जो आता है उसको वैसे ही लिखना आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।